नमस्ते दोस्तों, चलिए आज हम जिस शख्स से मिलने जा रहे हैं वो शख्स हैं एक ऐसी फैमिली से जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मीन्स मेरा ये है कि जिन्होंने अपनी छोटी सी लाइफ में इस कदर अपना लेवल बढ़ाया है जिसका हम एग्जांपल दें तो वो भी काफ़ी कम रहेगा। तो चलिए हम मिलते हैं मिस्टर विष्णु कुमार से, जो प्रेजेंट टाइम में राजस्थान परिवहन निगम में कार्यरत है और एज ए मैनेजर पोस्ट पर है। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, आप अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। सर्वप्रथम तो मैं आप सबको बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आप लोगों ने एक ऐसा मार्गदर्शक का आपने कार्य किया है जिससे आने वाले बच्चों को आप अच्छी शिक्षाएं दे सकते हैं और उनका करियर का आप मार्गदर्शन कर सकते हैं। मैं विष्णु कुमार वर्मा अभी राजस्थान रोडवेज में डिपो मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। इससे पूर्व भी मैंने काफ़ी सारे डिपार्टमेंटों में सेवाएँ दी है। अभी मैं राजस्थान का जो आधारभूत ढांचा जो मेरे को लगता है कि थोड़ा कमज़ोर है, तो हम सब मिलके और उसको आगे बढ़ाएं, इसके लिए मैंने प्रयास किया। और मैं चाहता हूं कि मैं राजस्थान रोडवेज में जो मैं सेवाएं दे रहा हूं वो मैं मेरे आमजन को बहुत अच्छी और सुलभ सेवाएं दे सकूं, क्योंकि राजस्थान में क्या है कि एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल है और उसको अपन चारों तरफ परिवहन सेवाओं को अब विस्तार करने के लिए हम निरंतर कोशिश कर रहे हैं और एक आम जन तक हम ज़्यादा हमारी सुविधाएं पहुंचा सके, इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। जी सर, मैं यहाँ पूछना चाहूँगा कि आपने कई गवर्नमेंट सर्विसेज में वर्क किया है, लेकिन अंततः आपने इस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ही क्यों चुना? ऐसा क्या था इसमें? जी, हमारा ऐसा था कि मेरा ये मानना है कि जब तक किसी देश का विकास अगर आपको करना है तो आधारभूत सेवाओं का विकास आपको निरंतर करना पड़ेगा। मतलब आधारभूत सेवाएं जैसे मैं समझ नहीं पा रहा। आधारभूत सेवाएं जैसे आप बिजली है, पानी है, परिवहन है, ये जो अपनी जो एक आधारभूत सेवाएं जो होती है जो अपना एक डेवलपमेंट करती है पूरे स्टेट का, पूरे देश का। तो सर्वप्रथम अपने को आधारभूत सेवाओं को विकास करने से ही हम अपने देश और समाज का और राज्य का अपन विकास कर सकते हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो बेसिक है वो मतलब अपना सही होना चाहिए। जी, आपने अभी जब आपने ये परिवहन विभाग ज्वाइन किया था उससे पहले आप SI पद पर भी चयन हुए थे, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं कि आपने फिर वो सर्विसेज छोड़ी, फिर आपने इसी सर्विस को अपना लिया? देखिए, मैं थोड़ा शुरू से आपको बताना चाहूँगा कि शुरू से हमने क्या है कि गुरुजनों का बहुत ही आदर और सत्कार और एक हमारे दिल के अंदर गुरुजनों के प्रति जो हमारा एक मान सम्मान रहता था वो हम शुरू से ही बहुत उच्च श्रेणी का हमने रखा है। तो उसका हमें ये आशीर्वाद मिला कि हम शुरू से ही गुरुजनों का आशीर्वाद अच्छा मिला और उससे हम थोड़ा पढ़ने में ठीक थे। मैंने स्कूलिंग में भी मेरी स्कूल से मैं टॉप रहा। जी। और उसके बाद में कॉलेजिंग वगैरह में काफ़ी अच्छा किया। तो गुरुजनों का आशीर्वाद ऐसा रहा कि निरंतर फिर बाद में स्कूलिंग के बाद में कॉलेज के बाद में फिर हमने देखा कि अब प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहिए। उसके लिए हमने जो आपका ये जो क्षेत्र है, जो आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, वो रूरल में पड़ता है या अर्बन में पड़ता है? हमारा रूरल में पड़ता है। अच्छा। जो अभी अर्बन में टच हो गया है। अभी टच हुआ है। तो मतलब रूरल में क्षेत्र में रहते हुए मतलब आपने इतना अचीवमेंट किया है। बिल्कुल, ये मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास भी शुरू से क्या मार्गदर्शन की कमी रही। मार्गदर्शन को मैं एक सबसे आधारभूत तत्व मानता हूँ किसी भी व्यक्तित्व के विकास के लिए, क्योंकि बच्चों में क्या होता है कि स्कूल से शिक्षा वगैरह तो मिल जाती है, लेकिन कई बार क्या है कि करियर को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास मार्गदर्शन की थोड़ी कमी रह जाती है। तो इस चीज़ का मैं भी मेरे जीवन के अंदर बहुत कुछ ये मानता हूँ कि मार्गदर्शन हमें शुरू से मिला नहीं, क्योंकि ग्रामीण सेवा में हम थे। तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या है कि काफ़ी कम पढ़े लिखे लोग थे। जी। इवन मैं खुद बताऊँ तो मैं मेरे परिवार से पहला ग्रेजुएट था। जी। और उसके बाद में निरंतर हमने कंपटीशन की सेवाओं में हमने प्रयास किया। तो सर्वप्रथम मैं ग्राम विकास अधिकारी आजकल जो पोस्ट पे आपने वो पोस्ट भी ली है? मैंने सर्वप्रथम वही पोस्ट 15 जुलाई 2008 को ज्वाइन की। 2008 में की है आपने? अच्छा। उसके बाद में निरंतर मैं पढ़ता रहा, क्योंकि पढ़ाई मेरे शुरू से हो भी रही। मैं पढ़ने में कहने का मतलब ये हो गया आपका सर कि मतलब कंटिन्यूटी होना जरूरी है किसी भी चीज़ के लिए। एक निरंतरता होना जरूरी है और लगन, और आप निरंतर अभ्यास कर रहे हो तो ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है। देखिए सर, आप वर्तमान में जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं काफ़ी कुछ है ना? तो मेरे जो जुड़े हुए हैं फॉलोअर्स, विद्यार्थी जो जुड़े हुए हैं, वो वर्तमान समय में कौन से करियर को अपनाएं, ऐसा आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? मेरा ये मानना है कि स्कूल में जो बंदा पढ़ता है धीरे धीरे उसको अपनी क्षमताओं का विकास, कॉलेज तक उसको ये एहसास होने लग जाता है कि मैं किस क्षेत्र के लिए अच्छा कर सकता हूँ। सर्वप्रथम तो उसको उस क्षेत्र में जाना चाहिए जिसमें उसका सबसे ज़्यादा उसकी रुचि है। अच्छा। और मार्गदर्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मार्गदर्शन में मांगता हूँ कि जैसे 10वीं क्लास आपने पढ़ाई कर ली तो उसके बाद में आपको मार्गदर्शन ले लेना चाहिए
काउंसलिंग में चले जाना चाहिए, अच्छा, या जो जिसको आप मानते हो कि उससे मैं थोड़ा अच्छा मैं सीख सकता हूँ, तो उनसे आपको मार्गदर्शन लेना क्या मतलब आपका मतलब ये हुआ सर कि इसमें गाइडलाइन का होना जरूरी है? गाइडलाइन मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानता हूँ। अच्छा अच्छा। अभी कुछ 2-4 साल से हम ये देखते आ रहे हैं कि हमारे जो स्कूल लाइफ के जो कैरियर्स हैं, स्कूल लाइफ करने के बाद बच्चे सीधा नीट की ओर चल रहे हैं, है ना? तो ये क्या सही है? इस मामले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या है कि हवाओं का दौर चलता है। अच्छा जी। तो हवाओं का दौर जब चलता है तो एक दूसरे से अपने को मोटिवेशन मिलता है। तो मोटिवेशन से क्या होता है, बंदा कई बार वो उसको करना कुछ और होता है, लेकिन वो साथ वाले से कुछ सीख के और वो उसी दिशा की ओर बढ़ना चाहता है। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि देखो नीट की जो है वो डॉक्टर्स की काफ़ी कमी है, तो उस क्षेत्र में बंदों को आगे आना चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी सारे क्षेत्र हैं जिसमें जाके वो अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। इवन मैं सबसे बेस्ट मानता हूँ प्रशासनिक सेवाएं। अच्छा। प्रशासनिक सेवाओं में जाके और एक आमजन का बहुत अच्छा विकास किया जा सकता है। गवर्नमेंट की काफ़ी सारी जो योजनाएं हैं उनको आप आमजन तक बहुत अच्छा पहुंचा सकते हैं। तो आपका कहने का मतलब ये होगा सर, जो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज हैं वो बेटर देन द बेस्ट हैं अदर सर्विसेज के अलावा? बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ कि जो प्रशासनिक सेवाएं हैं वो सबसे बेस्ट हैं, और अगर जो बंदा कर सकता है तो उसको करना चाहिए इन चीज़ों को। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि स्टूडेंट जब लाइफ शुरू होती है और वो ग्रेजुएशन कर लेता है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता है, तो इस कन्फ्यूजन रहता है कि यार मुझे करना क्या चाहिए। अब इस तैयारी में वो क्या करे क्या नहीं करे, ये आप थोड़ा सजेशन देंगे हमारे? बिल्कुल, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे 10वीं पास जिस बंदे ने कर ली, उसके बाद में क्या उसका इंटरेस्ट का टॉपिक होता है, इंटरेस्ट के सब्जेक्ट होते हैं, उसको 10वीं पास करते ही उसको सबसे पहले एक गाइडलाइन लेनी चाहिए, एक मार्गदर्शन लेना चाहिए। अच्छा अच्छा। जिन चीज़ों में वो सबसे बढ़िया कर रहा है सबसे पहले उनमें जाना चाहिए। नहीं, ये तैयारी वाला जो सिस्टम है उसको प्रॉपर तरीके से कैसे करें? मतलब एक समय निर्धारित कर लें या फिर उसका एक अलग से देखो, उसमें दो है। पहला तो एक ये है कि जैसे ही अगर आपको ये एहसास हो जाता है कि मेरे को प्रशासनिक सेवाओं में जाना है, या आपने अपना जो टारगेट बना लिया, मेरा सबसे मेन जो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, ज़िंदगी में जिसने टारगेट नहीं बनाया ना वो कभी सफल हो ही नहीं पाया। अच्छा, इसका क्योंकि मतलब वो ऐसा बिल्कुल मतलब चारों तरफ बहता रहता है, कभी वो मैं इधर चला जाऊँगा, कभी मैं डॉक्टर बन जाऊँगा, कभी इंजीनियर बन जाऊँगा, तो वो क्या है कि इन हवाओं में बहकर कुछ भी नहीं बन पाता। तो आप ये समझाना चाह रहे हैं कि मतलब जो भी विद्यार्थी है, जो भी स्टूडेंट है, वो एक उनका टारगेट होना चाहिए, बिल्कुल लक्ष्य होना चाहिए। टारगेट लक्ष्य बिल्कुल उनका 100% होना चाहिए। लक्ष्य बिना कुछ भी नहीं है। अगर आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो आधी मंजिल तो आपने वैसे ही प्राप्त कर ली। अच्छा अच्छा। देखो सर, इसमें कभी कभी क्या होता है, कुछ विद्यार्थी हैं वो प्रिपरेशन के चक्कर में रह जाते हैं, तो कुछ आपके पास ऐसी कोई गाइडलाइन है, प्रिपरेशन मेथड है जो हम हमारे विद्यार्थियों को बता सकें कि आप इस लेवल पे या इस तरीके से आप तैयारी करें तो आगे बढ़ सकते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि सबसे पहले आप में जुनून होना चाहिए। जुनून आप में है किसी भी चीज़ को करने का, तो उसको आप आराम से कर सकते हो। टारगेट आपने बना लिया, उसके बाद में जुनून आपको अपने अंदर जगाना ही जगाना पड़ेगा। अब्दुल कलाम साहब ने भी कहा था कि सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। वास्तव में सपने वही होते हैं जो सोने नहीं देते। अच्छा, आपको निरंतर अपना अभ्यास करना होगा। और मैं एक चीज़ मानता हूँ, कई बार क्या होता है, कई बच्चे यूँ कहते हैं कि साहब हम पढ़ते तो हैं लेकिन हमें याद नहीं होता। हाँ हाँ बिल्कुल तो सर, ये बात के लिए मैं ये कहना चाहूँ कि आप एक चीज़ को बार बार पढ़ो। आप एक चीज़ को बार बार पढ़ोगे तो दिमाग आपका जो स्थायी मेमोरी होती है उसके अंदर धीरे धीरे चीज़ें स्टोर होती है और आपको आगे बढ़ने में वो चीज़ें मदद करती है। अच्छा, तो इसमें आप जो बता रहे हैं कि बार बार पढ़ना चाहिए, तो इसमें रिटन मेथड भी काम करता है क्या सर? देखो, सबसे अच्छा तो पढ़ने का जो तरीका है वो यही है कि जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, जी जी, तो उसको फिर आप किताब को बंद कर दें और उसको एक पेज पे लिखें। तो उससे क्या होगा कि एक दो फायदे होंगे। एक तो क्या, आपको याद करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, दूसरा आपके मन में एकाग्रता बढ़ेगी। अच्छा अच्छा। और जिन चीज़ों को आप लिख रहे हो तो उसका रिप्रेजेंटेशन भी आपको देखेंगे कि उसके अंदर कोई गलतियाँ तो नहीं हो रही लिखने की। तो उन चीज़ों से काफ़ी आपको अच्छा मतलब लाभ होगा उसमें। सर, ये प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे थे जो शिक्षा का स्तर है, एजुकेशन लेवल है, वो काफ़ी कुछ नीचे भी जा रहा है और कभी कभी ऊपर भी जाता है। और अभी हमारे यहाँ 2020 की शिक्षा नीति भी लागू हुई, उसके अकॉर्डिंग हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको किस लेवल से कैसी शिक्षा की ओर ले जाना चाहिए? देखिए, जो पुरानी शिक्षा नीति थी उसको भी मैं बेस्ट मानता हूँ, और जो वर्तमान समय को देख के भारत सरकार ने जो शिक्षा नीति बनाई है वो आने वाले परिप्रेक्ष्य के हिसाब से और भी ज़्यादा बढ़िया साबित होगी। क्योंकि सरकार ने जो शिक्षा नीति बनाई है वो एक बहुत ही रिसर्च और सोच समझ के बाद में बनाई है। पहले जो शिक्षा नीति थी वो बेसिक ज्ञान पे आधारित थी। अच्छा अच्छा। बेसिक चीज़ों को पढ़ा जाता था। इसमें इन्होंने ये किया कि बेसिक चीज़ों के साथ साथ थोड़ा प्रोफेशनल कोर्स भी होना चाहिए, या प्रोफेशनल चीज़ें भी होनी चाहिए, जिससे क्या बंदे को नौकरी ही नहीं उसके अलावा भी वो प्रोफेशन काफ़ी सारे कर सके। तो क्योंकि पॉपुलेशन काफ़ी सारी बढ़ रही है, ऐसा नहीं कि सरकारी सभी को नौकरी दे देगी। जी जी। उसके अलावा कौशल भी डेवलपमेंट करना चाहिए। तो काफ़ी सारी कौशल की भी अपने योजनाएं चल रही है।
तो नई शिक्षा नीति आज के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से काफ़ी अच्छी साबित होने वाली है। अच्छा सर, ये जो रीट वाला चला था अभी मसला, आपको पता हो, और रीट और नीट दोनों वर्ड सेम से ही लग रहे हैं। अब अधिकतर बच्चे रीट की तरफ भी जाते हैं और नीट की तरफ भी जाते हैं, तो नीट से मैंने पूछा, लेकिन रीट में जो बच्चे जा रहे हैं वो क्या एक सही लेवल था? देखिए, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ है। रीट में जब आप जाते हो तो आप एजुकेशन टीचर जो आप बनते हो, एजुकेशन लाइफ में जाते हो, तो मैं टीचर का जो जॉब है उसको मैं सबसे बेस्ट मानता हूँ आज के परिप्रेक्ष्य में। क्योंकि गुरुजन ही है जो भारत का एक आधारभूत, जो एक बौद्धिक, जिसको कहते हैं बौद्धिक क्रांति, उसको निरंतर जो आगे बढ़ा रहे हैं वो बढ़ा रहे हैं गुरुजन। क्योंकि वो नींव भी तैयार करते हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करते हैं। तो रीट वाला जो है, अगर किसी बंदे को ये उसकी कैपेसिटी है कि मैं बच्चों को आगे बढ़ाऊं, क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो उसका खुद का डेवलपमेंट नहीं होता, साथ में जो बच्चे उसकी जो शिक्षाएं ग्रहण करते हैं उनका भी डेवलपमेंट होता है। तो इसका एक सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि अगर कोई टीचर बनता है तो वो खुद का डेवलपमेंट नहीं कर रहा, वो साथ में पूरे देश का डेवलपमेंट कर रहा है। सर, मैं ये और पूछना चाहूँगा आपसे कि जो ये वर्तमान में ऑनलाइन एजुकेशन वाला सिस्टम है, ठीक है ना, और एक ऑफलाइन वाला एजुकेशन सिस्टम है, तो आप इसमें बेटर कौन सा मानते हैं? ये दोनों सही हैं या दोनों ही गलत हैं? देखिए, मैं परिस्थितियों के हिसाब से दोनों ही को मैं बेटर मानता हूँ। जी जी। जैसे आपने देखा कोविड काल के अंदर क्या था कि अपना चारों तरफ से लॉकडाउन हो गया था। उस दौरान क्या है कि अपन स्कूल नहीं खोल पा रहे थे, स्कूलों में ऑफलाइन क्लासें नहीं चल पा रही थी। तो आजकल का टेक्नोलॉजी का ज़माना हो गया, स्कूलें खुल रही थी, उसके बाद में भी टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा प्रयोग होता था। आजकल काफ़ी सारे ऑनलाइन एजुकेशन जो प्लेटफॉर्म है वो अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, बायजूस वगैरह जो। जी 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 हाँ। तो ऑनलाइन ऑफलाइन के साथ साथ मैं ऑनलाइन का भी बहुत अच्छा वो मानता हूँ, महत्वपूर्ण मानता हूँ इसको। अच्छा। इनको सामंजस्य के हिसाब से, क्योंकि आजकल जब आप ऑफलाइन क्लासेस लोगे तो उसके बाद में भी विद्यार्थियों की काफ़ी सारी जिज्ञासाएं होती है जो शांत नहीं हो पाती है। तो उसके लिए वो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह में भी अपनी जिज्ञासाएं शांत कर सकते हैं, सीख सकते हैं। आजकल तो ऑडियो वीडियो का ज़माना है, इतना बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने में मदद करती है। जैसे आप लोगों ने एक जो चैनल बना रखा है, मार्गदर्शन जो आप दे रहे हो, उससे क्या, जैसे आप इतने बच्चों का भला कर दो कि आपको खुद को ही पता नहीं होगा। आपसे सीख के बच्चे मतलब कितना अपना डेवलपमेंट कर लेंगे, उन चीज़ों का आपको शायद कम एहसास होगा, लेकिन उन बच्चों की लाइफ पे जो असर पड़ेगा ना, वो उनको ज़्यादा फर्क महसूस होगा। आप सर कविताएं वगैरह भी लिखते हैं, गज़ल वगैरह भी लिखते हैं, इतना टाइम कैसे निकाल लेते हैं आप? मतलब 8 से 9 घंटे की आप ड्यूटी करते हैं, फिर घर पे आते हैं, फिर उसके बाद में ये सिस्टम क्या है? देखिए, जीवन को जीने के लिए आपको अपनी हॉबी को तो साथ में लेके चलना ही पड़ेगा, नहीं तो जीवन नीरस हो जाएगा। और मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको कोई भी चीज़ की हॉबी है तो उसको साथ में लेके चलना चाहिए और आपको उस क्षेत्र में भी कुछ करना चाहिए। सर्विस क्या है, एक आमजन को सेवा देने का माध्यम है, उसके अलावा खुद का भी डेवलपमेंट होता है और आप आमजन का भी डेवलपमेंट करते हो। अच्छा। लेकिन उसके साथ साथ में क्या, अगर आप अपनी हॉबी को साथ में लेके चलते हो तो उससे क्या आपका मानसिक डेवलपमेंट भी निरंतर होता रहता है। नहीं, आप परिवहन विभाग में हैं तो वहाँ ऐसे कोई गजल और कविता वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन आप फिर भी अच्छा खासा लिख लेते हैं, काफ़ी कुछ देखा है। देखिए, ये मेरी हॉबी है और मैं इसमें निरंतर मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि मैं मेरे विचारों को आमजन तक पहुँचाऊँ और मैं मेरे विचारों से लोगों के डेवलपमेंट में अपना सहयोग दूँ। जैसे एक दो लाइनें आप शेयर करना चाहें? बिल्कुल। मैं बच्चों के लिए मैंने कुछ लाइनें वगैरह लिखी थी। बताएं। कर बुलंद आवाज़ मिट्टी के लाल, माँ बाप की दुआएं तेरे साथ है, ना छोड़ उम्मीद का दामन, ये तो नए सफ़र का आगाज़ है। तो मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि आप कभी भी निराशा का दामन नहीं थामें, आप हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक ऊर्जा अपने पास रखें, गुरुजनों का मार्गदर्शन आप निरंतर लेते रहें और टारगेट आप सेट करें। लक्ष्य अगर आपने सेट नहीं किया तो यूँ मान के चलो कि आपकी सबसे बड़ी कमी है। अच्छा, आप पढ़ रहे हैं, कहने मतलब आपका मतलब ये हो गया कि आप पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और टारगेट नहीं है तो बेकार है। बिल्कुल। क्योंकि आप ऐसा है कि समुद्र में आप बिना किसी लक्ष्य के आप गोता लगा रहे हो और उसका कोई एंड ही नहीं हो रहा है। अच्छा। क्योंकि आपको निरंतर आपको अपने लक्ष्य पे बढ़ने के लिए आपको टारगेट बहुत जरूरी है। अभी आप सुना है कि आप RSS की तैयारी भी कर रहे हैं, RAS की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं सर? ऑलरेडी आप सिस्टम में बने हुए हैं, तो ऐसा क्या है? मेरा मानना यह है कि RAS और IAS पोस्टें ऐसी है जिसमें आपको आमजन के विकास के लिए बहुत सारे अवसर मिलते हैं। अभी जैसे मैं परिवहन विभाग में हूँ तो मैं परिवहन विभाग में ही सेवाएं दे सकता हूँ, परिवहन विभाग में ही मैं काफ़ी कुछ कर सकता हूँ। लेकिन मैं प्रशासनिक सेवाओं में अगर मैं जाऊँगा, RAS में अगर बनूँगा तो मैं परिवहन के साथ साथ मैं काफ़ी सारी और भी दूसरे डिपार्टमेंटों में सेवाएं दे सकता हूँ और भी दूसरे तरीक़ों से मैं लोगों का विकास कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि मैं अल्टीमेट मैं भी एक प्रशासनिक अधिकारी बन के और आगे
आमजन को आगे बढ़ाऊँ, अपने देश को आगे बढ़ाऊँ। अच्छा, स्पेशली मान लो सर बच्चे आपके विभाग में जाना चाहिए, आपके डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, जैसे हम मान लो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जाना है, तो इसके लिए कोई विशेष तैयारी करनी पड़ेगी? बिल्कुल, टाइम टू टाइम वैकेंसी आती रहती है और राजस्थान रोडवेज में भी वैकेंसी शायद कुछ ही दिनों में आने वाली है। जी जी। ग्रेजुएशन आपका एक वो रहता है योग्यता, और उसके बाद में आपको कंपटीशन करना पड़ता है, एग्ज़ाम देना पड़ता है। इसमें एज सिस्टम वगैरह भी है? ए सिस्टम वही राज्य सरकार के जो भी सारे सिस्टम बने हुए हैं। अच्छा अच्छा, वो सारे होते हैं इसमें। अच्छा अच्छा। और अंत में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमने ये चैनल शुरू किया है एजुकेशन के लिए, आप इसके बारे में हमारे विद्यार्थियों से, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं सर्वप्रथम तो मैं आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपने एक ऐसा बीड़ा उठाया है जिससे आप निरंतर बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में मार्गदर्शन ही एक सबसे बड़ी चीज़ है। अगर किसी के पास मार्गदर्शन नहीं होगा तो वो मतलब जैसे आंखें होते हुए भी अंधा है वो। जी जी जी। अच्छा। तो उसको मार्गदर्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बच्चों का टारगेट सेट करवाएं, आप उनको निरंतर आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए आप ये बता रहे हो। आप एक गुरुजन का एक जो नैतिक दायित्व हो रहा है वो आप निभा रहे हो। कोविड काल में वैसे भी काफ़ी सारी ऑफलाइन चीज़ें बंद थी, आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चालू किया, इसके लिए मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। जी जी, धन्यवाद सर। क्योंकि ये बहुत अच्छा आपने एक काम किया है। नहीं सर, ये कभी कभी क्या होता है, लोग कहते हैं कि साहब जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उसमें नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ये सही बात है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, हर आदमी का उसको लेने का नज़रिया अलग अलग होता है। जी। जो नेगेटिव लोग होते हैं वो हमेशा नेगेटिविटी खोजते रहते हैं, और जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो नेगेटिव चीज़ों में भी पॉजिटिव चीज़ें खोजते हैं। तो आप तो उन चीज़ों को लेके साथ में चलो। पॉजिटिव चीज़ें सबसे बड़ी बात है ना, आप लोगों का जीवन सुधार रहे हो, उनको आगे बढ़ने में मार्गदर्शन दे रहे हो, उनका आधारभूत ढांचा तैयार कर रहे हो। आप एक बच्चे को नौकरी लगाने में सहयोग कर रहे हो, तो इसका मतलब आप उसके पीछे का जो पूरा परिवार है उसका आप डेवलपमेंट कर रहे हो। आपके साथी भी हैं कई सारे जो भी डिपार्टमेंट में जुड़ चुके हैं, तो आप लोगों ने सभी ने कमांड रूप से प्रिपरेशन की थी या फिर अलग अलग से आपने अचीवमेंट ले रखा था? देखिए, कंबाइंड रूप से जो सामूहिक रूप से जो तैयारी की जाती है उसके अंदर सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होता है कि आपको कम चीज़ें तैयार करनी होती है और वो सर्कुलेट होकर आपको काफ़ी सारी चीज़ें एक दूसरे से मतलब कहने का मतलब ये हो गया सर, आपको मतलब ग्रुप डिस्कशन जिसे हम ग्रुप डिस्कशन जिसे कहते हैं वो इसमें हो जाता है। जैसे मान लो आपने 10 बंदे आपके ग्रुप में हैं, आपने 10 टॉपिक तैयार कर लिए, एक एक बंदे ने एक एक टॉपिक तैयार कर लिया, तो एक बंदे का 10 टॉपिक तैयार हो गए कम समय के अंदर। तो और उस पर आप डिस्कशन कर रहे हो। मैं एक अनुभव शेयर करना चाहूँगा कि हम 3 बंदे थे, 3 बंदे हम तैयारी कर रहे थे, बैंक वगैरह की तैयारी करते थे। मैं भारतीय स्टेट बैंक में भी रहा हूँ। अच्छा, भारतीय स्टेट बैंक में मैंने सेवाएं दी है। उसके अलावा मैंने बिजली बोर्ड में भी सेवाएं दी तो है। आपने मतलब काफ़ी सेवाएं ली हैं और गवर्नमेंट मैंने भारत सरकार के जो गृह मंत्रालय है उसमें भी मैंने सेवाएं दी है। अच्छा, मतलब आपने कहीं नहीं छोड़ा है ना? हाँ, मैंने काफ़ी सारा मैंने असिस्टेंट कमांडेंट भी क्लियर किया है। अच्छा, काफ़ी सारे मैंने एग्जाम। तो आप सर ये इतनी सारी अचीवमेंट लेने के बाद फिर आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, आपने रोकने की कोशिश नहीं की अपने आप को? देखो, आदमी जो रुक गया वो आदमी है ही नहीं, पहली बात तो। अच्छा। आदमी को रुकना तो चाहिए नहीं, जब तक उसमें क्षमताएं हैं ना उसको निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, उसको निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। नहीं सर, कभी कभी आप ये जो आप बता रहे हैं कि साहब मैंने इसमें सर्विस तो कभी कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि साहब जो दूसरी सर्विस आने वाली है उसको बॉन्डेड कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, ऐसा सही है क्या? नहीं, ऐसा भाई हमारी सीटें हैं वो ख़त्म कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, कैपेसिटी का ज़माना है, क्षमता का ज़माना है। कोई किसी बंदे को न देता है न लेता है। जिसमें क्षमता होती है वो ले लेता है, जिसमें क्षमता नहीं होती है, जिसमें क्षमता नहीं होती है ना वो ऐसी बातें करता है। अच्छा, कि उसने यार मेरी सीट ले ली, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप में अगर क्षमता है तो आप भी लो। और भारत का जो संविधान है वो सभी लोगों को समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है, तो आपको भी आगे बढ़ने का अवसर है, आप निरंतर लीजिए। जी सर। अच्छा, लास्ट में एक क्वेश्चन है, अंत में मैं पूछना चाहूँगा कि ऐसा कोई स्टेप है जैसे मतलब 1 2 3 4 है ना, तो ऐसा कोई स्टेप में पहले हमें ये पढ़ने के लिए ये करना चाहिए, फिर उसके बाद में ये ऐसे मतलब कोई 3 स्टेप है आपके पास जो बच्चों को हम बता सकें? देखो, सबसे पहले तो आपको जो आपका जो गुरुजन है जिसको आप मानते हो, जी जी, उसके पास बैठना चाहिए और अपने करियर के बारे में डिस्कशन करना चाहिए। जी, फिर उसको first- अपना टारगेट सेट करना चाहिए। जी, फिर कि मेरे को साहब ये टारगेट है, तो मैं कौन सा टारगेट, जो भी उसकी जिज्ञासा है वो अपने गुरुजन से वो शांत करे। उसके बाद में उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए उसको क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये मार्गदर्शन ले वो गुरुजनों से। जी, गुरुजनों से मार्गदर्शन लेने के बाद में निरंतर जो पढ़ाई का जो भी मैटर है, किताबें हैं, अच्छी किताबों का सिलेक्शन करें, गाइड वगैरह पे थोड़ा कम ध्यान दें, बेसिक किताबें ज़्यादा पढ़ें। जी जी, बेसिक किताबें ज़्यादा पढ़ें और उनको निरंतर पढ़ते रहें।
नहीं तो सर अब आप कह रहे हैं गुरुजन भी होने चाहिए, मतलब गाइडलाइन भी होनी चाहिए, तो कुछ हमारे देश में कुछ विद्यार्थी ऐसे पे हैं जिनके पास ना तो गाइडलाइन है, ना वो स्कूल गए हैं, प्राइवेट तरीके से उन्होंने अपनी शिक्षा ली है, तो वो फिर क्या करें इस मामले में? देखिए, मैं जहाँ तक मानता हूँ, आज मोबाइल का ज़माना ऐसा हो गया कि भारत के अंदर ऐसा बहुत ही कम क्षेत्र होंगे जहाँ पे मोबाइल नहीं होगा, और सूचना तकनीकी का ज़माना है, और जिसको डेवलपमेंट करना होता है वो डेवलपमेंट अपना कर ही लेता है। जी जी। वो कहते हैं ना, वो चिंगारी जब फूटती है ना तो वो अपना प्रकाश चारों तरफ फैला ही देती है। तो इसलिए ये चीज़ें तो क्या, जिसको नहीं करना होगा ना, जी जी, वो मतलब पूरी चीज़ें उसको मिलने के बाद में भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? अच्छा, क्योंकि वो नेगेटिविटी लेके चल रहा है दिमाग में। और जिसको करना होगा वो अपने चारों तरफ के जो संसाधन है उनको सुव्यवस्थित तरीके से ऑर्गेनाइज करेगा और अपना आगे बढ़ेगा। तो ऐसे करना चाहिए। जी जी। सर, आपने हमारे बच्चों को और हमें काफ़ी मोटिवेशन दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद कहता हूँ, और आगे भी हम आपसे मिलते रहेंगे, आप हमें फिर से मोटिवेशन कर दें। बिल्कुल, मैं बच्चों के लिए मैं एक दो लाइन और कहना जी जी, बिल्कुल कहें, आप शेयर करें। उम्मीदों के चिरागों को हमेशा रोशन करते रहो, अंधियारों को मिटाने की आस में इनमें खुद जलते रहो। एक दिन आएगा जब तुम्हारे पुरुषार्थ से मिट्टी भी सोना बन जाएगी। उस दिन तुम्हारे जलवों की रोशनी देखने दुनिया लाइन लगाकर तुम्हारे पास आएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार सर। नमस्कार।